जय हिंद। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अमन्स लाइब्रेरी क्लासेस में। जैसा कि अभी आधुनिक भारत का इतिहास का सीरीज चल रहा है, जिससे रिलेटेड कई सारे वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। और हम लोग शुरू किए थे भारत शासन अधिनियम के बारे में। ठीक है, जो आपका जिसको हम लोग पॉलिटी में भी पढ़ना है और इसमें भी पढ़ना है, हिस्ट्री में भी पढ़ना है। तो इससे पहले वाले भारत का संवैधानिक विकास पढ़े हम लोग इसके पहले बारे में, जिसमें आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया पढ़े, 1813 का चार्टर एक्ट पढ़े, 1833 का चार्टर एक्ट पढ़े हैं। इससे पहले वाले वीडियो में ये सब हम लोग कवर कर चुके हैं। ठीक है, और फिर 1909 का मॉन्टेस्क्यू 1909 का मार्ले मिंटो भी पढ़े हैं। 1900 आज हम लोग 1919 का मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड और 1935 का भारत शासन अधिनियम के बारे में आज हम लोग पढ़े होंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं 1919 का मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, तो ये सीधे सीधे वन लाइनर में ये भी सवाल पूछा जाता है कि मतलब कि मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब किया गया। सीधे ऐसा भी सवाल पूछा गया तो सीधे 1919 लगा देंगे। ठीक है, तो इसमें किया क्या गया था, आखिर क्या क्या सुधार किया गया था 1919 के मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड में। तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में बताते हैं, फिर तो इसको लाइन में लाइन पढ़ेंगे ही। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले कार्य किया गया था आपका कि केंद्र में जो है ना द्विसदनीय व्यवस्था कर दिया गया था। केंद्र में क्या किया था, द्विसदनीय व्यवस्था किया था। एक आपका काउंसिल ऑफ स्टेट जिसको उच्च सदन कहते हैं, और एक काउंसिल ऑफ असेंबली जिसको केंद्रीय विधानसभा कहते हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद आपका हुआ था कि प्रांतों में भी द्वैध शासन लाया गया था। ये दोनों दोस्तों अलग है, द्विसदनीय व्यवस्था। ठीक है, द्विसदनीय मतलब उच्च सदन और निम्न सदन हो गया। अब प्रांतों में द्वैध शासन ये अलग हुआ। तो ठीक है, द्वैध शासन भी लाया गया प्रांतों में। तो एक आरक्षित था और दूसरा हस्तांतरित था। ठीक है, हस्तांतरित था। और फिर इसमें प्रत्यक्ष चुनाव को अपनाया गया। इसी में भी सवाल पूछता है कि प्रत्यक्ष चुनाव को कब अपनाया गया, किस सुधार के तहत। तो मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के तहत। और फिर इसके बाद प्रत्यक्ष चुनाव को अपनाया गया और सांप्रदायिक चुनाव को जो है सिखों को भी थी। और सांप्रदायिक चुनाव का अधिकार किसको था, सिख लोग को भी था। तो आइए और अधिक जानकारी के लिए इसको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखते हैं केंद्र में तो पुरानी व्यवस्था कायम रही, किंतु प्रांतों में द्वैध शासन लागू करना काफी मुख्य पहचान था। अभी बताया दोस्तों कि प्रांतों में द्वैध शासन। ठीक है, और केंद्र में द्विसदनीय पड़े हैं, हम बताएं अभी आपको कौन कौन। तो भारत में देखेंगे केंद्र में ब्रिटिश और प्रांत में आपका द्वैध शासन अभी जो बोले द्वैध शासन। एक आपका आरक्षित अभी बताया और एक हस्तांतरित बताया, यहाँ पे लिखा हुआ है। आरक्षित आपका गवर्नर और हस्तांतरित उत्तरदायी सरकार कृषि, ये सब था। गवर्नर सिंचाई। आगे देखते हैं सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए अब इसमें एंग्लो इंडियन व सिखों को भी शामिल कर दिया गया। केंद्रीय विधानसभा को द्विसदनात्मक बना दिया गया और इसी एक्ट के द्वारा बाद में भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की नींव रखी गई, किंतु वोट देने का अधिकार उन्हें ही दिया गया जिनकी वार्षिक आय निम्नतम 10,000 रुपये हो। अभी बता दोस्तों कि प्रत्यक्ष चुनाव का अधिकार हुआ और वोट देने का अधिकार उन्हीं को था जिनकी वार्षिक आय कितने था, 10,000 रुपये। 1868 के अधिनियम 1868 लिखा हुआ है दोस्तों के अधिनियम से भारत शासन की देखरेख के लिए भारत राज्य सचिव का पद सृजित किया गया था, किंतु 1919 के एक्ट के पहले तक उसका वेतन भारतीय राजकोषीय से ही दिया जा रहा था। अब ये भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में थोड़ा सा पहले बता देते हैं, उसके बाद हम इसको भी पढ़ेंगे लाइन लाइन। तो भारत शासन अधिनियम 1935 में क्या क्या हुआ था, तो जो अखिल भारतीय संघ का निर्माण हुआ था किसमें, आपका भारत शासन अधिनियम में। और केंद्र स्तर पर द्वैध शासन लगाया गया था। केंद्र स्तर पे या ध्यान रखेंगे, सवाल बहुत बार पूछ चुका है कि प्रांतों में द्वैध शासन कब, तो 1919 का मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड में। और केंद्र में द्वैध शासन कब, तो 1935 का अधिनियम में। और फिर प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर प्रांतों की स्वायत्तता को भी खत्म किया गया। ठीक है, और ये भी सवाल पूछता है 3 प्रकार की सूचियां कब जारी की गई,
सीधा पूछता है जो सूची है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये मतलब किस अधिनियम के तहत है, तो 1935 के अधिनियम के तहत। और फिर संघीय न्यायालय एवं संघीय बैंक की स्थापना किया गया दिल्ली में, और उस समय और 1935 का अधिनियम को ना जवाहरलाल नेहरू जी ने उसे एक कथन कहकर परिभाषित किया है कि यह ऐसा है जिसका जो है ना अनेक ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी है। मतलब इसका ब्रेक तो बहुत है लेकिन ये क्या है, इंजन नहीं है। ठीक है, अनेक ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी कहा है किन्होंने, जवाहरलाल नेहरू ने कहा। किसे, भारत शासन अधिनियम 1935 को कहा है। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब इसको हम पढ़ते हैं। तो इस अधिनियम में 331 धाराएं थी एवं 19 परिशिष्ट थे। चूंकि इस एक्ट में साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, गोलमेज सम्मेलन, मैकडोनाल्ड का कम्युनल रिपोर्ट को सांप्रदायिक पंचांग भी कहते हैं, कम्युनल रिपोर्ट व पूना पैक्ट और साथ ही पहले के अधिनियमों की विशिष्ट बातों आदि को शामिल किया गया था। इस एक्ट की सर्व प्रमुख विशेषता अखिल भारतीय संघ के निर्माण की थी। संघीय व्यवस्था में ब्रिटिश भारत के प्रांतों को शामिल होना अनिवार्य था, किंतु रियासतों का शामिल होना वैकल्पिक था, और यह शर्त थी कि रियासतें की कुल जनसंख्या का 50% या रियासतों के कुल प्रतिनिधियों में से न्यूनतम आधे प्रतिनिधि वाली रियासतें शामिल नहीं हो जाती, तब तक संघ अस्तित्व में नहीं आएगा। प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी सरकार हेतु 1937 में चुनाव कराए गए, किंतु केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। संघीय बैंक व संघीय न्यायालय की भी व्यवस्था की गई। सांप्रदायिक पंचांग प्रणाली का और विस्तार किया गया और साइमन कमीशन की अनुशंसा के आधार पर बर्मा को भारत से अलग स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी गई। तो सिंध को भी बम्बई से अलग अलग कर प्रांत का दर्जा दिया गया। विशेष देखते हैं इसमें, नेहरू ने इस दास्ता को का चार्टर कहा और इस एक्ट की तुलना ऐसी गाड़ी से कि जिसकी ब्रेक है लेकिन इंजन अनुपस्थित है। अभी बताए थे दोस्तों कि इन्होंने अनेक ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी कहा, मतलब इंजन नहीं है, ब्रेक है लेकिन इंजन अनुपस्थित है। ठीक है, किन्होंने, जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा। और 1935 के एक्ट के द्वारा ही संघीय, प्रांतीय व समवर्ती सूची की व्यवस्था की गई। अभी बताए थे दोस्तों, ये सब सीधे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीधे सवाल में पूछा जाता है। अब आइए थोड़ा सा देख लेते हैं साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट के में अंतर था, दोनों में देख लेते हैं क्या था। तो सबसे पहले साइमन कमीशन में देखते हैं कि 1919 के एक्ट की समीक्षा के लिए 10 वर्ष बाद उत्तरदायी सरकार की समीक्षा 1927 की समय से पहले ब्रिटेन चुनाव संगठन 1928 में भारत आया, 1929 में रिपोर्ट आई। ये बताया गया कि साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था और इनका रिपोर्ट जारी किया गया कब, 1929 में, और 1927 में समय से पहले ब्रिटेन में ही था। और साइमन कमीशन में 6 सदस्य थे और सभी ब्रिटेन के थे। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट में क्या था, देखिए कि राज्य सचिव जो है, बर्केन हेड एक राज्य सचिव था। ठीक है, की चुनौती 29 दलों की सहमति, पहली बार सर्वदलीय बैठक। राज्य सचिव जो है बर्केन हेड बोले कि अभी 29 राज्य की सहमति आपको मिल जाए, ठीक है, सर्वदलीय में, तो हम आपका बात मान लेंगे। नेहरू रिपोर्ट में बोला था कि अगर नेहरू रिपोर्ट में ये था, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति का गठन। मुख्य मांगे देख लीजिए नेहरू रिपोर्ट में क्या क्या मांगे था। पूर्ण डोमिनियन स्टेट की मांग, ठीक है, IOIL का निर्माण हुआ युवाओं द्वारा। मौलिक अधिकारों की मांग, भाषाई आधार पर प्रांतों का निर्माण। जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट के विरुद्ध अपनी 14 सूत्री मांगे प्रस्तुत की थी इसी नेहरू रिपोर्ट के बाद।
1932 में पीएम मैकडोनाल्ड थे। सांप्रदायिक भेदभाव, पंचांग, दलित के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली, महिलाओं के लिए आरक्षण, पूना पैक्ट, सामान्य निर्वाचन प्रणाली, आरक्षित 143 सीट मिला गया था और गांधी जी की राजनीतिक जीत हुई थी। अब दोस्तों स्टार्ट हो गया भारत के गवर्नर जनरल व वायसराय। तो हम इसको अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ऐसे इसे एक सीरीज़ वाइज हम लोग आगे पढ़ते हुए जाएंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो छोटा ही है तो कोई बात नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम भारत के गवर्नर जनरल व वायसराय को लेकर आते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।